बिन ब्याही काली माँ। राधिका अपने पिता दर्पण के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। दर्पण के सिवा राधिका का इस संसार में कोई अपना नहीं था। राधिका की उम्र ब्याह के लायक हो चुकी थी, पर अब तक राधिका का ब्याह नहीं हो पाया था और उसकी वजह थी राधिका का काला रंग। राधिका का रंग बहुत ही काला सांवला था, जिसके चलते कोई उससे ब्याह करने को तैयार नहीं था। दर्पण बहुत ही गरीब व्यक्ति था। जीवन का गुजारा करने के लिए दर्पण उसी गांव के एक धनी व्यक्ति बलराम के घर पर सफाई का काम करता था। काफी सुंदर थी। तभी बलराम दर्पण को उस मूर्ति की सफाई करने को कहता है। जिसके बाद दर्पण उस मूर्ति की सफाई करता है कि तभी अचानक दर्पण के हाथों से वो मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर बलराम गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी बलराम अपने साथियों से कहकर दर्पण की खूब पिटाई करता है, जिसके बाद दर्पण की मृत्यु हो जाती है। तभी बलराम दर्पण की लाश को गांव के बाहर जंगल में फेंक देता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। अरे आधी रात होने को आई, पर अब तक पिताजी अपने काम से घर नहीं लौटे। इतनी देर तो आज तक नहीं हुई पिताजी को। चलो मैं खुद ही बलराम मालिक के घर जाकर देखती हूँ। राधिका आधी रात को ही अपने घर से निकलकर बलराम के घर आती है, पर उस समय घर में केवल बलराम का इकलौता पुत्र तरुण ही था, जो नशे की हालत में था। तरुण जब राधिका को अपने घर में देखता है, तो वो उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर राधिका को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और राधिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। राधिका जोर जोर से चीखती रही, चिल्लाती रही, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी तरुण राधिका के साथ ऐसी गंदी हरकत कर बैठता है, जिसकी राधिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी राधिका सारे गांव वालों को जमा करती है और रोते रोते सबको उस तरुण की करतूतों के बारे में बताती है, पर राधिका की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ए लड़की, तुझे शर्म नहीं आती मेरे पुत्र पर इस तरह गंदा आरोप लगाते हुए? अरे मेरा पुत्र लाखों में एक है। वो तुझ जैसी गरीब लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है? गांव वालों, मेरा विश्वास करो। इस तरुण ने कल रात मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं सच कह रही हूँ गांव वालों, मैं सच कह रही हूँ। गांव वालों, ये लड़की सब पैसों के खातिर कर रही है। इसका पिता मेरे घर नौकर का कार्य करता था। कल रात इसके पिता दर्पण ने मेरे घर 5 लाख रुपए की चोरी की है और वो पैसे लेकर यहां से भाग गया। अब इसके पिता की बदनामी ना हो तो ये बाप बेटी मिलकर मेरे साथ ये खेल खेल रहे हैं। ऐसी गंदी सोच वाली लड़की को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। निकालो इस लड़की को इस गांव से। बलराम के कहने पर सारे गांव वाले राधिका को मार मार कर उस गांव से बाहर निकाल देते हैं। राधिका रोते रोते वहां से चली जाती है। देखते ही देखते समय बीत जाता है। तरुण की गंदी हरकतों के कारण अब राधिका प्रेग्नेंट थी। वो तरुण के पुत्र की मां बनने वाली थी। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। अब राधिका को एक पुत्र हो। बलराम, आज तेरे और तेरे बेटे की क्या हालत हो गई। 20 साल पहले मैं भी ऐसे ही तेरे कदमों में गिर गिर कर इन सारे गांव वालों के सामने तुझसे सच कहने के लिए तेरे पैर पड़ रही थी, पर उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आज देखो, ये वही रमेश है जो इस बलराम के बेटे तरुण का बेटा है। जिस तरुण ने मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की थी और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है। राधिका, मेरे पुत्र तरुण ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि उसने कैसे तुम्हारे साथ गंदी हरकत की थी। उसकी गलती की मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, पर मेरे पुत्र तरुण को बचा लो राधिका। अपने इस पुत्र का खून देकर मेरे पुत्र की जान बचा लो राधिका। मैं सारे गांव वालों के सामने कहता हूं कि मैंने ही तुम्हारे पिता को भी जान से मारा था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, पर मेरे पुत्र तरुण को बचा लो। के किए की सजा देते हैं और उन दोनों को कानून के हवाले कर देते हैं। उसके बाद पूरा गांव रमेश और राधिका को पूरी इज्जत के साथ बलराम के घर में रहने के लिए कहता है।
जिसके बाद तरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारे गांव वालों से और राधिका से क्षमा मांगता है और सबके सामने रमेश को अपना पुत्र स्वीकार करके राधिका से ब्याह कर लेता है और राधिका अपने पुत्र रमेश के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और बलराम को उसके किए की सजा